इसी तरीके से लीडरशिप और मैनेजमेंट भी है। बाज़ औक़ात आपके बाज़ लोगों में लीडरशिप की क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं, मैनेजरियल क्वालिटीज़ कम होती हैं। कुछ लोगों में मैनेजरियल क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ कम होती हैं। कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है कि जहाँ पे मैनेजरियल क्वालिटीज़ दिखाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे मैनेजरियल क्वालिटीज़ शो करते हैं। जहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटीज़ शो करनी होती है, वहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटीज़ शो करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ डिफरेंट है, मैनेजरियल क्वालिटीज़ डिफरेंट है। लेकिन ये कि ये एक आदमी में दोनों चीज़ें हो सकती हैं और डिज़ायरेबल है कि दोनों होनी चाहिए, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उसको अपनी वो एबिलिटी यूज़ करनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स ये डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मैनेजर क्या करता है और लीडर क्या करता है, विच वी विल डिस्कस लेटर इंशाल्लाह। ये तो बेसिकली मैनेजेरियल वर्क के ऊपर है ये चैप्टर कि मैनेजरियल वर्क की नेचर क्या होती है, और उसके लिए इसमें जो लीडरशिप की जो रिसर्च की गई है उसमें ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल किया गया है। यानी आप लीडर को काम करते हुए देखें, मैनेजर्स को काम करते हुए देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीडरशिप रिसर्च का। उसके अलावा बहुत सारे लीडर्स डायरीज भी लिखते हैं। वो डायरीज और प्लस वो डायरीज जो जॉब के दौरान वो अपने ऑफिस में मेंटेन करते हैं, ऑफिशियल डायरीज जिसमें अपने इम्पोर्टेंट इवेंट्स लिखते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। मेंटेनेंस में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो अपनी डायरीज मेंटेन करते हैं कि आज क्या मेंटेनेंस का काम हुआ, आज क्या इंसिडेंट हुआ, आज क्या पार्ट रिप्लेस हुआ। वो रिकॉर्ड मिलता रहता है, जनाब ये क्या क्या होता है। अभी ऑटोमेटेड हो गया। और उसके अलावा इंटरव्यूज़ कर सकते हैं आप, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। आप लीडर्स के इंटरव्यूज़ कर सकते हैं टू गेट एन आइडिया कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ देयर वर्क। अब जॉब डिस्क्रिप्शन से भी पता चलता है कि इनकी नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो ये 4 तरीके चीज़ें हैं जिनको लेकर के लीडरशिप के ऊपर फर्दर रिसर्च की जाती है। एक्टिविटी पैटर्न ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स का एक्टिविटी पैटर्न है क्या? मैनेजर्स के एक्टिविटी पैटर्न तो सबसे बात यही याद रखिए कि हेक्टिक है, अनरिलेंटिंग है। रिलेंटिंग के मतलब वो कभी भी वो आराम की हालत में नहीं मिलेगा, सुकून की हालत में नहीं मिलेगा, वेरी सेल्डम, वेरी रेयर। और हेक्टिक होता है, हमेशा टाइम प्रेशर में होता है, डेडलाइन प्रेशर में होता है, जॉब प्रेशर में होता है। तो वो आप देखेंगे कि वो बड़ा हेक्टिक किस्म का उसका शेड्यूल होता है। उसका एक एक काम कर रहा होता है, दूसरे काम के लिए वो लेट हो रहा होता है, और कुछ चीज़ें कर रहा होता है, कुछ चीज़ें स्टिल पेंडिंग होती हैं। तो ये उसका जो शेड्यूल है वो हेक्टिक भी है और अनरिलेंटिंग भी है, उसको आराम नहीं करने देता। यानी मैनेजर्स जो है आपको नहीं नज़र आएंगे आमतौर पे कि आराम से बैठे हुए सिगार पी रहे हों और सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हो, बल्कि मैनेजर्स को काम में खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। फिर मैनेजर का कोई एक काम नहीं होता कि हम कहेंगे मैनेजर का यही काम है। अगर मैनेजर सप्लाई चेन है तो हम कहते हैं कि जनाब इसका एक ही यही काम है। या मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स है तो उसका एक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारी जॉब की डिफरेंट जॉब्स होती हैं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर में। अभी कभी कभी आपको अपने एरिया से हट करके भी आपको काम दे दिया जाता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं है, या आपको ग्रूम करना है, या इम्पोर्टेंट काम है आप ही कर सकते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वेरीड काम मैनेजर्स कर रहे होते हैं और फ्रेगमेंटेड है, यानी पीसेस में है। अगर आप वैसे आप देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि मैनेजर कोई कंफ्यूज सा आदमी है, क्योंकि फ्रेगमेंटेड चीज़ों में काम कर रहा है तो दूसरा आदमी 2 घंटे में 1 घंटे में उससे मीनिंग नहीं ले सकता। तो ये है। और मैनी एक्टिविटीज़ मैनेजर्स की जो होती है वो रिएक्टिव होती है। रिएक्टिव का क्या मतलब होता है? बॉस की तरफ से कोई काम आ गया, सबऑर्डिनेट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसको आपने अर्जेंटली हैंडल करना ज़रूरी है। तो वो बहुत सारी जो प्रायोरिटी वाले काम होते हैं या टॉप लेवल के काम होते हैं, स्ट्रेटेजिक काम होते हैं, उनको छोड़ करके वो रिएक्टिव ज़्यादा रहता है। यानी फायर फाइटिंग में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आएगा। बहुत कम मैनेजर्स आपको ऐसे नज़र आएंगे तो बहुत ही मैनेज्ड ऑर्गेनाइज वे में अपने टाइम को मैनेज करें, अपने वर्क को मैनेज करें, अपने शेड्यूल को मैनेज करें। तो इनके लिए अगर हम ये समझते हैं ना, मैनेजर्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव प्लानिंग करते हैं, तो ऐसा हकीकत नहीं है। अगर वो रिफ्लेक्टिव प्लानिंग करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव प्लानिंग? पहले तो आप लोग ये बताइए कि रिफ्लेक्टिव प्लानिंग होता क्या है। ना पता है ना पूछ रहे हो। यस, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव प्लानिंग?
आप जब काम कर रहे होते हैं और फिर उस वक्त काम के बाद एक दिन के बाद एक दफ़ा रुक करके सोचते हैं, यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, किसके लिए काम कर रहा हूँ, किस मकसद के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे किस तरह काम करना चाहिए। तो जब अपने काम के ऊपर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी आप देखते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये सब रिफ्लेक्टिव प्लानिंग का हिस्सा है कि आपको अपनी लाइफ में भी रिफ्लेक्टिव प्लानिंग करते हैं। एक स्टेज आती है जहाँ पे आप रुक करके सोचते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये होता है रिफ्लेक्टिव प्लानिंग। तो वैसे वैसे तो सर, जी, इसको रिफ्लेक्टिव प्लानिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। जी, पास्ट एक्सपीरियंस टू टू मैनेज फ्यूचर। जी बिल्कुल, ओके। जी बिल्कुल। तो तो ये रिफ्लेक्टिव प्लानिंग का मैनेजर के पास टाइम नहीं होता। आइडियली उसके पास टाइम होना चाहिए, उसको रिफ्लेक्टिव प्लानिंग करनी चाहिए ताकि अपने फ्यूचर में अपने वे ऑफ एक्शन को बेहतर कर सके। फिर वो ज़्यादातर आप मैनेजर्स को देखेंगे कि वो फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं। अभी एक प्रॉब्लम आ गई, उसको सॉल्व करने लग गए, फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई, उसको सॉल्व करने लग गई। तो ये फायर फाइटिंग कहलाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई मैनेजर फायर फाइटिंग कर रहा है, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली मैनेज नहीं कर रहा है चीज़ों को। एक ही चीज़ बार बार इसलिए हो रही है कि उस चीज़ को सही से फिक्स नहीं कर रहा है। शॉर्ट टर्म फिक्स करता है, वो चीज़ फिर दोबारा उभर कर आ जाती है। तो ये भी एक है कि रिएक्टिवली बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, मैनेजर किन चीज़ों पे सबसे पहले एक्शन लेता है या कौन सा काम पहले करता है? मैनेजर किस टू सी मोर की तो सब नहीं आ रहा क्या? ओके। तो मैनेजर के अंदर एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी। कुछ मैनेजर्स में कम होती है, कुछ मैनेजर में ज़्यादा होती है, और प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? एक काम को डिले करना है। ये ह्यूमन नेचर भी है, क्योंकि काम करने से एक तो ह्यूमन बाय नेचर शायद काहिल है, या फिर ये कि काम करने में तकलीफ होती है, काम करने में अनसर्टेनिटी होती है, रिजल्ट्स का खौफ होता है, प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। तो मैनेजर्स में आपको प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। आपने देखा होगा, आप एक लीव की एप्लीकेशन लेकर जाते हैं फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसी चीज़ ईमेल की आपने, जिसका एक मिनट में जवाब दिया जा सकता है, लेकिन वो एक हफ्ते बाद जवाब देता है, जवाब देता ही नहीं है। तो ये क्या है? ये आप बहुत सारी चीज़ों को जानबूझकर डिले कर रहे होते हैं, और ये फिर काम का नेचर बन जाता है। तो और किन चीज़ों पे आप ज़्यादा काम करते हैं, यहाँ पे उसको लिस्ट डाउन कर दिया उन्होंने कि वो काम जो पहले आप कर चुके हैं और सिमिलर है पिछले कामों से, वो काम करते हैं। और दूसरा वो काम आप करते हैं जो विद इन मैनेजर्स डोमेन होता है, कि मैनेजर के डोमेन में ये काम उसको करना चाहिए, उसके ऊपर उससे पूछा जा सकता है, तब करता है। और तीसरा, मैनेजर ये समझता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं और मेरे पास एबिलिटी भी है, तो इसलिए वो उन चीज़ों को कर लेता है। और वो चीज़ें वो इग्नोर करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, जिनमें उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, अगर मैं करूँगा तो करूँगा, नहीं करूँगा तो कोई मुझसे पूछेगा नहीं, तो उन कामों को इग्नोर करता है। अगर फजी हो चीज़ हो या ऐसी चीज़ हो जो समझ में नहीं आ रही हो, तो उसको भी वो छोड़ देता है। और डिफ़िकल्ट हो डायग्नोज करने में, उसे भी छोड़ देता है। और ये कि अगर उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो बल्कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस काम को भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं, उन रिसोर्सेज से वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही होती है, तो भी वो छोड़ देता है। क्योंकि आप देख रहे हैं इनमें सब में एक चीज़ अंडरलाइंग पैटर्न नज़र आ रहा है कि जिस चीज़ के लिए उसके पास एक्सक्यूज़ होता है वो काम नहीं करता है।
जर्नल पैटर्न है। बहुत सारे मैनेजर्स प्रोएक्टिव होते हैं, अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं, अपना डेस्क क्लीन करके जाते हैं, और जर्नल ही। फिर मैनेजर्स का एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरेक्शन। मैनेजर लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है। अपने बॉस के साथ इंटरेक्शन करता है, बॉस के साथ इंटरेक्शन करता है, अब अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ इंटरेक्शन करता है, सबॉर्डिनेट्स के साथ इंटरेक्शन करता है, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करता है। पीयर्स कौन लोग होते हैं जी? सर Peers जो सेम लेवल पोजीशन पे जो लोग हों। जी सेम लेवल के जो पोजीशन है, जैसे आप अगर मेंटेनेंस मैनेजर हैं तो फाइनेंस मैनेजर हैं, तो ये लेटरल पीयर्स हैं। इसी तरीके से लेटरल सुपीरियर्स भी हो सकते हैं। जैसे फाइनेंस डायरेक्टर है, बाज़ औक़ात आपको फाइनेंस डायरेक्टर खुद बुला लेता है, बाज़ औक़ात आपका बॉस कहता है आप उसके पास जाएँ, बाज़ औक़ात कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए आपको पता है कि इट इज़ अंडर द अथॉरिटी ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर, आप चले जाते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आप अपने लेटरल सुपीरियर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, और फिर लेटरल जूनियर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। उसमें हायरार्की का मसला भी आता है, लेकिन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होता। जो हायरार्की माइंड के लोग होते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि तुम मेरे बॉस से क्यों मिले, तुम जो है वो मेरे बॉस के बॉस से क्यों मिले, जो ना। वरना ये है कि जो आजकल इतना ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन का ज़माना है कि लोगों को जल्दी इंटरेक्ट करना होता है, तो लोग एक दूसरे से कंपनी के पर्पसेस के लिए मिलते हैं, जो आपके पर्पसेस के मिलते हैं, ये मिलते हैं। लेकिन ये कि कोई मिसकंसेप्शन हो जाए तो आप अपने बॉस को कॉन्फिडेंस में लेके काम करें, ताकि कोई मिसकंसेप्शन जन्म में ना ले। लेकिन इस किस्म का माइंडसेट बेसिकली हायरार्की ओरिएंटेड लोगों के साथ होता है प्रॉब्लम। उसके बाद आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी मिलना पड़ता है, एक्सटर्नल बहुत सारे लोगों के साथ मिलना पड़ता है। आपके सप्लायर्स हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंट्स हैं, डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट है, कंस्ट्रक्टर है, बहुत सारे लोग हैं जिनके आपको आउटसाइड वर्ल्ड से भी इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए आज से आप मैनेजर देखें तो मैनेजर का डोमेन इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। फिर उसका अपना आउटसाइड प्रोफेशनल ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है, क्लब्स होते हैं, उनके अंदर भी वो इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो उसकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और फिर इन इंटरेक्शंस में उसको प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन सी इंटरेक्शन मैं करूं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, कौन सी इंटरेक्शन है जो कि मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ, डिले कर सकता हूँ, या उसमें काम करूँ। जैसे एक साहब हमारे साथ काम करते थे, पीएसओ में डिप्टी जनरल मैनेजर थे, जिम्मेदार पोजीशन पे थे, लेकिन शाम 5 बजे वो चले जाते थे, क्योंकि 5 बजे वो क्लब जाते थे। क्लब में वो कुछ एक्सरसाइजेस करते थे, कुछ गेम्स खेलते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे, चाय वाय पीते थे, कोल्ड ड्रिंक्स इंजॉय करते थे, कभी खाना भी उनके साथ खाते थे। तो उनको ये सोशल टाइम चाहिए था, इसलिए वो 5 बजे अपना ऑफ कर लेते थे, उनके लिए प्रायोरिटी थी। दूसरे मैनेजर्स थे जो कि रात 9-10 बजे तक काम करते रहते थे, उनके लिए सोशल टाइम लेस प्रायोरिटी था। तो इसमें फिर ये आपको मैनेजर के नेचर पे भी डिपेंड करना पड़ता है। फिर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे कामों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिजाज पाया जाता है, यार डिपेंडेंट होने वजह बेहतर है वो काम मैं खुद ही सीख लूँ। बट इट विल बी नेवर एंडिंग, आप सारे काम खुद नहीं सीख सकते, तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है बहुत सारे कामों में। और जाहिर है कि आप अपने क्लाइंट पे डिपेंडेंट हैं, आप अपने कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट हैं, आप अपने बॉस पे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे कामों के लिए आप अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। और आपके अंदर वो एक्सपर्टीज़ नहीं है या वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, इट्स ओके। क्योंकि हर आदमी, जब भी तो आपके डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग रखे गए हैं, क्योंकि डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के लोग चाहिए, और वो एक्सपर्टीज़ एक आदमी में जमा नहीं हो सकती। तो डिपेंडेंट होना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, डिपेंडेंट होना अच्छी बात है। बल्कि आप डिपेंडेंट हैं, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस ये है कि लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो और म्यूचुअल हो। जैसे आप अगर फाइनेंस मैनेजर पर डिपेंडेंट है तो फाइनेंस मैनेजर भी आप पे डिपेंडेंट हो। जब इंटरडिपेंडेंस आती है तो लोग इंटरडिपेंडेंस की वजह से एक दूसरे के काम करते हैं, यार जब मेरा काम आएगा तब भी ये करेगा। तो ये इंटरडिपेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरडिपेंडेंस से अगला जो स्टेज आ जाता है, नेटवर्क हो जाता है, कि आपका पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से नेटवर्क बन जाता है। बहुत सारे कामों के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के नेटवर्क से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से आपका नेटवर्क बनता है। तो ये नेटवर्क इम्पॉर्टेंट है।
और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में जो आप बनाते हैं वो भी आपका सिर्फ अपनी हायरार्की में नहीं होता, बल्कि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपको दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और ये नेटवर्क इतना अच्छा हो जाए, फिर आप कोलिशन डेवलप करते हैं। ठीक है, कोलिशन का मतलब है मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल करके, आप समझ लीजिए जैसे पॉलिटिकल कोलिशन बनता है, बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉलिटिकल कोलिशन बनता है। इसलिए जब आप बोर्ड में कोई प्रपोजल लेकर के जा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट का, तो आप पहले से उन कोलिशन मेंबर्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि या इसमें मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, या ये किसके अंदर आपका कोई इनपुट है तो बता दीजिए, ताकि मैं उसको अकॉर्डिंगली चेंज करूँ, बट आई नीड योर सपोर्ट। तो मैनेजर्स वो कामयाब होते हैं जो कि कोलिशन में काम करते हैं, ना कि आइसोलेशन में। इस लेवल पे अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे तो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर पॉलिटिकल, एंड बीइंग पॉलिटिकल इज गुड। क्योंकि पॉलिटिकल का क्या मतलब है कि वो लोग दे आर वाइंग फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिक्स में क्या होता है, रिसोर्सेज का झगड़ा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी पॉलिटिकल होती हैं। इसलिए आप लोगों को कभी बाज़ औक़ात ये होता है कि यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स बहुत होती है। यस, नेगेटिव पॉलिटिक्स इज बैड, बट दैट टू इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, कहीं पे नेगेटिव पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस नेगेटिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, लेकिन ये जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है कि जिसके अंदर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज ड्रॉ करना चाह रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, ताकि आपका डिपार्टमेंट बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके, उसके लिए यू नीड टू गो फॉर कोलिशन पार्टनर्स। आपको बोर्ड में, आपको स्टीयरिंग कमेटी में कोलिशन पार्टनर्स सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसान होता है अपने प्रपोजल को मूव थ्रू करने के लिए। और फिर उसके बाद कोलिशन से भी बेहतर होती है कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है कि लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड और एटीट्यूड के लोगों को हायर किया जाता है जिन ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे कोऑपरेशन का कल्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आदमी स्टार्ट करता है डिपेंडेंस से। आप एज ए डिज़ाइनर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट काम है, बट अपने काम के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन योर मैनेजर। फिर उस काम का अगला स्टेज होता है इंटरडिपेंडेंस, फिर होता है नेटवर्क, यू मेक नेटवर्क विद पीपल, और फिर उस नेटवर्क का जब आप एडवांटेज लेते हैं तो दैट इज कोलिशन। कोई क्वेश्चन अभी तक? सर बात समझ में आ रही है मीर साहब? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड, शाबाश, ये सीखो बेटा, ये तुम्हें काम आएगा। अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग बाय मैनेजर्स। डिसीजन मेकिंग में आपको जो है बाज़ अक्सर औक़ात यही नज़र आता है कि आपके मैनेजर जो है इज इन ए कन्फ्यूजन टू डिसाइड अबाउट समथिंग। जो एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ये फिर ये रिफ्लेक्ट होता है कि मैनेजर शायद कंफ्यूज है डिसीजन लेने में, रिलेक्टेंट है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, डिले कर रहा है। और फिर उसके बाद इमोशनली भी इन्वॉल्व होता है बहुत सारे डिसीजंस में, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस में उसके अपने इमोशंस पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि बाज़ प्रोजेक्ट्स को उसे कहा जाता है शेल्फ कर दो, वो शेल्फ कर देता है, लेकिन उसने उस प्रोजेक्ट्स पे बहुत मेहनत की थी, तो इमोशनली इन्वॉल्व है उसके अंदर। इसी तरीके से अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसके ज़ाती पसंद के थे, लेकिन क्राइटेरिया पे नहीं आए तो उन्हें शेल्फ करना पड़ा। तो ये इन सब चीज़ों में वो इमोशनली इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से किसी एम्प्लॉई को फायर करना है तो इमोशंस का मामला है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में मैनेजर्स को इमोशंस भी होते हैं और इमोशंस शो भी करना होता है अक्सर जगह। अच्छा, अभी आप ये चीज़ देखें कि मैनेजर के अंदर जो चीज़ें होती हैं, कुछ तो प्री कॉन्सेप्शन होती हैं उसके अंदर। प्री कॉन्सेप्शन क्या है? जैसे मेरा प्री कॉन्सेप्शन है कि जनाब इंजीनियर्स बदमाश होते हैं, रूड होते हैं, झगड़ालू होते हैं, ये मेरा प्री कॉन्सेप्शन है। आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, बट ये मेरा प्री कॉन्सेप्शन है इंजीनियर्स के बारे में। इसी तरह आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक प्री कॉन्सेप्शन रखते हैं। तो एक तो जब भी आप डिसीजन करते हैं तो उसमें आपका प्री कंसेप्शन बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास दो अफराद अगर ऑर्गेनाइजेशन में, मैं मैनेजर हूँ, अपना झगड़ा लेकर आए, तो एक इंजीनियर हो दूसरा नॉन इंजीनियर हो, तो चूंकि मेरा प्री कॉन्सेप्शन ऐसा है तो मैं कहूँगा कि इसे जी अज्यूम्ड आइडिया, जो सही भी हो सकता है नहीं भी सही हो सकता है,
या डिग्री का फ़र्क हो सकता है। तो मैं पहले ही अज्यूम कर लूँगा कि इसमें बदमाश इंजीनियर ही होगा, क्योंकि मेरा प्री कॉन्सेप्शन ऐसा है। उसके बाद आपके फिर परसेप्शंस होते हैं। व्हाट इज परसेप्शन? हर एक का अपना परसेप्शन होता है। पॉइंट ऑफ व्यू सर। पॉइंट ऑफ व्यू, किसी चीज के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक आप। क्वेश्चन है जी 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 जी। सर, ये जो डिसीजंस होते हैं मैनेजर के, ये इसके इमोशन से इन्फ्लुएंस होने चाहिए क्या? जैसे अगर फर्स्ट मैनेजर कोई डिसीजन ले रहा है और उसने एक बंदे के बारे में एक राय कायम कर ली है कि ये तो अच्छा नहीं है, ठीक है, अब इसके जो भी डिसीजंस होंगे वो उसी के ऊपर बेस करेंगे, इसकी जो उसने एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है इस बंदे के ऊपर। जी, ये बेसिकली वो जाहिर है कि ये गलत तरीका है। आप किसी को इस वजह से डिसीजन लें कि भाई वो आपको पसंद नहीं है, तो आप गलत डिसीजन लेना गलत है। बहुत सारे मैनेजर्स ये भी करते हैं कि पूरे साल इवेल्युएट नहीं करते लोगों को, अब आखिरी महीने में जिसकी परफॉर्मेंस नज़र आती है उसी को अच्छा इवेल्युएट कर देते। तो ये भी एक बायस है, ठीक है। तो बायसेस होते हैं, इमोशंस होते हैं, प्रीकॉन्सेप्शंस होते हैं, परसीव्ड नोशंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बाद चीज़ें ठीक भी होती हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों में अपने परसेप्शन को न्यूट्रल रखना पड़ता है या अलहदा रखना पड़ता है। तो जैसे आपका परसेप्शन है कि अल्लाह ताला एक है, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ये परसेप्शन नहीं है। तो बात ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने परसेप्शन में सही है। अब आप अपने परसेप्शन की वजह से कहीं पे बायस नज़र ना आए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इमोशंस जहाँ तक का ताल्लुक है, तो गुड इमोशंस का डिसीजन में इन्वॉल्व होना तो अच्छी बात है, बैड डिसीजंस का इमोशंस में इन्वॉल्व होना ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इमोशंस, जैसे गुस्से में आप डिसीजन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ बैड। तो इसलिए आप रैशनल डिसीजन मेकिंग, आपका मकसद ये है कि ये कहें कि रैशनल डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, ट्रू, बट मैनेजर्स 80% डिसीजंस रैशनल के बेस पे नहीं लेते, ये हम डिस्कस करेंगे। जी जनाब खान साहब। नहीं, ये आप पूछ रहे हैं, इलियास। सर ये प्री कॉन्सेप्शन और परसेप्शन में क्या डिफरेंस है? गलत तो दोनों हो सकते हैं हमारे। जी बिल्कुल। कंसेप्शन तो आपका जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि ओवर द इयर्स डेवलप हुआ है, जो आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, देखा है, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसकी वजह से आपका एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है, ओवरऑल परसेप्शन डेवलप हो जाता है। उसमें से जो एक्सट्रीम व्यूज होते हैं, दोज आर प्री कॉन्सेप्शंस। जैसे हिंदू बुरे होते हैं, ये प्री कॉन्सेप्शन है, आपका परसेप्शन भी है, लेकिन अब वो क्या है, उस पहले से चूंकि आपने अपना माइंडसेट बनाया हुआ होता है, क्योंकि आप क्विक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। तो कोई अगर आप डिसीजन मेकिंग सही तरीके से करना चाहते हैं तो यू नीड टू गैदर रेलेवेंट डाटा, लेकिन बहुत सारे मौके पे आपको रेलेवेंट डाटा गैदर करने का टाइम नहीं होता है, या यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व इनटू दैट टू मच डिटेल्स ऑफ दैट, तो फिर आप प्री कंसेप्शन यूज करते हैं, विच मे बी रॉन्ग एट टाइम्स। तो इसलिए जब भी आप डिसीजन करें, क्यों कहते हैं न्यूट्रल होकर करें, इम्पार्शियल होकर करें, इसलिए कि ताकि आपका परसेप्शन और प्री कंसेप्शन उसमें यूज ना हो। अच्छा, फिर बहुत सारी चीज़ों से आप नेगेटिव इफेक्ट होता है आपको AFFECT, और किसी चीज़ों के साथ पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जब मिसाल के तौर पे आपको जो है वो कोई चीज़ अच्छी लगती है, या कोई आपको सबऑर्डिनेट अपना अच्छा लगता है, वो आपको काम वक्त पे कर देता है, उसके मैनर्स अच्छे हैं, तो उसके साथ आप पॉजिटिव इफेक्ट है आपका। कोई सबऑर्डिनेट थोड़ा रूड है, बदतमीजी कर लेता है, तो नेगेटिव इफेक्ट है। अब जब डिसीजन का टाइम आता है तो आपके डिसीजन पे वो पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट करता है, हालांकि नहीं करना चाहिए। प्रमोशन के टाइम पे तो आप ये थोड़ी देखेंगे कि ये लड़का मुझसे कभी बदतमीजी कर गया था या नहीं कर गया था, या बहुत ओबीडिएंट है, मेरे पर्सनल काम भी कर देता है। डिसीजन के वक्त तो आप ये देखेंगे कि किसने कितना अच्छा काम किया, उसके बेसिस पे आप उसको मेरिट पे इवेलुएट करेंगे, जो ईयरली इवेल्यूशन होती है या क्वार्टरली इवेल्यूशन होती है। तो किसी के मतलब आपका पॉजिटिव इफेक्ट होना या नेगेटिव इफेक्ट होना एक पर्सनल चीज़ है, और डिसीजन में उसका इन्वॉल्व होना ये गलत चीज़ है। एक और चीज़ डिस्कस की है, मेंटल मॉडल्स। हर आदमी के मेंटल मॉडल्स होते हैं, और जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा, एक्सपीरियंस, इंटेलेक्चुअल आदमी होगा, उसका मेंटल मॉडल उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। यानी जब एक डिसीजन को कर रहा होगा तो बहुत सारे वेरिएबल्स उसके दिमाग में
चल रहे होंगे। और एक आदमी जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है, तो ज़ाहिर है जब इतना एक्सपोजर नहीं है तो उसका मेंटल मॉडल भी सिंपल होगा। अब बाज़ प्रॉब्लम्स को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स मेंटल मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है, वरना आप अंडर ग्रेड के लेवल पे और मास्टर के लेवल पे मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? आपका 8th क्लास तक का मैथ्स काफ़ी है। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों को कंसीव करने के लिए दिमाग के अंदर यू नीड अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेंटल मॉडल्स। आप जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे वो टॉप क्लास टैलेंट हायर करते हैं, उन लोगों का मेंटल मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा बड़ी चीज़ें मार्केट में लेकर के आते हैं और ज़्यादा चीज़ों को वो रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज their minds have ability to process complex things, complex structures, complex ideas. तो तो इसलिए मेंटल मॉडल अगर आपका अच्छा होता है, मैनेजर्स का अच्छा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और क्लियर होता है, कॉम्प्लेक्स और क्लियर भी, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हैंडल कर सकता है, नॉवेल आइडियाज़ ले सकता है, बड़ी चीज़ों पे काम कर सकता है। और जो जिनका मेंटल मॉडल इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो इतनी बड़ी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। तो ये भी मैनेजर के काम में इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में मैनेजर्स आमतौर पे क्या करते हैं, वो इंक्रीमेंटल डिसीजंस लेते हैं, स्टेप वाइज डिसीजन लेते हैं। एक डिसीजन जिसको इम्प्लीमेंट करना होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, एकदम से सारा इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसलिए कि मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस से ये देख चुका होता है कि जो डिसीजन का जितना मेगा इम्पैक्ट होता है, अगर वो डिसीजन ठीक ना हो तो उसका मेगा फेल्योर भी उतना ही बड़ा होता है। तो इसलिए वो एक अपने वक्त के साथ साथ सारे ज़्यादातर मैनेजर्स, खासतौर पे जो लो रिस्क वाले मैनेजर्स हैं, वो सीख जाते हैं कि मुझे डिसीजंस आहिस्ता आहिस्ता लेना है। आहिस्ता आहिस्ता डिसीजन लेने से क्या होता है कि वो उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है, इम्पैक्ट आ रहा होता है तो पता चल जाता है, फीडबैक आ रहा होता है, पता चल जाता है सही डिसीजन में लिया नहीं लिया। मिसाल के तौर पर आप सेल्डम किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि सेल्स डायरेक्टर ने अपने तमाम सेल्स इंजीनियर को एक साथ गाड़ी दे दी। आमतौर पर वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि जनाब इस साल हम 3 लड़कों को, सीनियर लड़कों को गाड़ी देंगे, फिर उसके बाद अगले साल 3 को देंगे, उससे अगले साल 2 को देंगे, फिर इस तरह करके हम तमाम लड़कों को गाड़ियाँ देंगे। वो सबको भी एक साथ गाड़ियाँ दे सकते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कंपनी हैज़ एनफ कैश टू डू दैट। वो इसलिए कि वो अपने डिसीजन का इम्पैक्ट देखना चाहता है। जब डिसीजन का इम्पैक्ट देखता है कि पॉजिटिव है, कि जिन लड़कों को मैंने गाड़ियाँ दी हैं वहाँ से सेल्स अच्छी आ रही है, तो उसका डिसीजन रीइंफोर्स होता है। जब डिसीजन रीइंफोर्स होता है तो फिर आप उसको फिर ज़्यादा बड़े स्केल पे भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मगर ज़्यादातर जो है आपके जो डिसीजंस होते हैं वो स्टेप वाइज होते हैं और इंक्रीमेंटल चॉइसेस होते हैं। थोड़े थोड़े अरसे इसमें आप इंक्रीज करते चल जाते हैं। इस साल 2 लड़कों को आपने गाड़ी दी, अगले साल 3 को दे दी, उससे अगले साल 5 को दे दी, तो इंक्रीमेंटल चॉइसेस करते रहिए, या 2-2 करके आप दे रहे हैं, तो डिसीजन आप स्टेप्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसकी एक वजह तो खैर ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसकी असल वजह ये होती है कि मैनेजर बहुत ज़्यादा रिस्क का एक्सपोजर नहीं चाहता, क्योंकि मैनेजर को डिसीजंस डेली बेसिस पे लेने होते हैं। जब डेली बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कहीं कहीं पे सोचना पड़ता है, रुकना पड़ता है और स्टेप्स और डिसीजन लेना पड़ता है, ताकि उसका फॉल आउट इफेक्ट आप बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, बहुत सारे डिसीजंस में ऐसा होता है कि मैनेजर्स ऑटोक्रेटिक डिसीजंस भी ले लेते हैं और कभी कभी वो कंसल्ट भी करते हैं। कंसल्ट में वो कभी बॉस से कंसल्ट कर लेते हैं, उसी को काफ़ी समझते हैं, कभी कभी पीयर्स से भी कंसल्ट कर लेते हैं, ख़ासतौर पे अगर उसका इम्पैक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में भी है तो उनसे भी कंसल्ट कर लेते हैं, कभी कभी अपने सबऑर्डिनेट से भी कंसल्ट कर लेते हैं, कभी किसी कंसल्टेंट से भी कंसल्ट कर लेते हैं, मेंटोर से कंसल्ट कर लेते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, परमानेंट बेसिस पे अपने मेंटोर रखते हैं और वो उनको जब भी कोई इशू आता है तो वो इसको डिस्कस करते हैं उस मेंटोर के साथ। मेंटोर एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है। एडवांटेज ये होता है कि वो प्रॉब्लम जो आपने अभी बात की थी ना, कि प्रॉब्लम के साथ वो आदमी इमोशनली अटैच नहीं है, आप बीइंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉब्लम के साथ इमोशनली अटैच्ड है। हो सकता है जो आप डिसीजन लें उसमें इमोशंस का फैक्टर हो, तो इसलिए वो इमोशनल डिटैचमेंट के लिए ये ज़रूरी है।
अच्छा, डिसीजन मेकिंग लाइफ में आप दो तरह के डिसीजन करते हैं, एक रूटीन डिसीजंस करते हैं, एक नॉन रूटीन डिसीजंस करते हैं। रूटीन डिसीजन क्या होता है? जैसे आपने कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदनी है, आपको पता है ये कौन सा ब्रांड अच्छा होता है, कितने प्राइस में मिलती है, दैट इज द रूटीन डिसीजन। नॉन रूटीन डिसीजन क्या है? जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, ये सब नॉन रूटीन डिसीजन हैं। ये लॉन्ग टर्म इसके प्रिपरकशंस हैं। बाज़ डिसीजन इनमें से ऐसे हैं जो कि इरिवर्सिबल है और उनका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग है, और ऐसे डिसीजन से विड्रॉ करना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफ़िकल्ट। तो रूटीन डिसीजंस तो मैनेजर्स आसानी से ले लेते हैं। नॉन रूटीन डिसीजन के ऊपर वो फिर पूरे साइकिल से आमतौर पे गुजरते हैं। अगर वो लॉजिकली कर रहे हैं और इमोशनली कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि साइकिल से नहीं गुजरते, दे टेक ए डिसीजन। और उसमें हाई रिस्क होता है, पॉलिटिकल रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, इमेज का रिस्क होता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं जब आप नॉन रूटीन डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो उसके अंदर आपको मैंने साइकिल भी पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि आप पूरे एक साइकिल के थ्रू गुजरते हैं। आगे आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट प्लानिंग इज इनफॉर्मल एंड एडाप्टिव। प्लानिंग इतनी फॉर्मल नहीं होती, लेकिन मैनेजर चूँकि प्लानिंग में काफ़ी कुछ ट्रेंड होता है या थोड़ा बहुत ट्रेंड होता है, तो वो इनफॉर्मली उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है कि मैंने चीज़ों को कैसे करना है। ज़रूरी नहीं कि उसको पेपर पे उसी तरीके से लेकर आया हो क्लियर तरीके से, लेकिन वो प्लानिंग इनफॉर्मली उसके दिमाग में चल रही होती है, और जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं वो अडाप्ट करता रहता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो इसकी जो प्लानिंग होती है वो मैनेजर्स की अडाप्टिव होती है, जो सिचुएशन आती है उसके मुताबिक डिसाइड करता है, इस तरह चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। तो इसके अलावा टॉप डाउन और बॉटम अप पॉलिटिकल प्रोसेस बताया है, वो आप लोगों को पता है कि क्या होता है। मैनेजरियल रोल्स, दिस टॉपिक इज अबाउट मैनेजरियल रोल्स, यानी अगर आप मैनेजर हैं तो आपके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको इनमें से 1, 2, 3 रोल्स हों, 10 के 10 रोल्स हों। मिंसबर्ग ने इसको लिस्ट डाउन कर दिया है कि जनाब मैनेजर के ये 10 रोल्स होते हैं। कौन कौन से रोल होते हैं? पहला रोल है डिसेमिनेटर। डिसेमिनेटर का क्या मतलब होता है? चीज़ें ठीक कोई बोलना चाह रहे हैं? चीज़ें डिसेमिनेट करता है, डिसीजन डिसेमिनेट करता है, यानी लोगों को तक को प्रोवाइड करता है, और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है। अब एक मैनेजर को, चूंकि एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो उसके पास सुपीरियर इंफॉर्मेशन आती है कंपेयर टू हिज सबऑर्डिनेट्स, और चूंकि एक मिड लेवल मैनेजर ज़्यादा लोगों से लिंक्ड है, तो हो सकता है उसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आए, हो सकता है ऑपरेशनल नेचर की इंफॉर्मेशन आए। टॉप लेवल के मैनेजर के पास स्ट्रेटेजिक लेवल की इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी उनसे वो चीज़ें शेयर करते हैं। तो उसका काम है कि वो उस डिसीजन को किस तरीके से, उस नॉलेज को या उस इंफॉर्मेशन को या उस रिसोर्स को किस तरह लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। ज़ाहिर है उसको एथिकल होना चाहिए, उसको इंसाफ के तकाज़ों के तहत पूरा करना चाहिए चीज़ों को, खासतौर पर रिसोर्स एलोकेशन का मामला, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में राशनिंग होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं, उसके ऊपर क्लेमेंट ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर एक मीटिंग रूम है, अब एक मीटिंग रूम में बहुत सारे क्लेमेंट होते हैं कि भाई मुझे भी इस वक्त चाहिए, मुझे भी इस वक्त चाहिए। देन यू नीड टू डू राशनिंग, यू नीड टू अनाउंस कि जनाब आप अपना जो भी मीटिंग करेंगे वो आप पहले से बताएंगे ताकि हम उसे शेड्यूल कर सकें। अगर आप शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग के लिए बताएंगे तो अगर वो जगह खाली होगी देन यू कैन गेट दैट, अदरवाइज यू हैव टू वेट, और यू कैन यूज ए स्मॉलर मीटिंग रूम। तो हर जगह रिसोर्सेज इसी तरह से होते हैं। जैसे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपको पता है कि आपको पहले से बताना पड़ता है कि मुझे ये वाला मैकेनिकल पंप या कंप्रेसर या जिस तरह की जो भी चीज़ आप मिक्सर ये यूज़ करना है, तो किन डेट्स में चाहिए, ताकि जो उसका रिसोर्सेज का डिसेमिनेटर है वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। इसी तरीके आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। बाज़ मैनेजर्स जो है इंफॉर्मेशन को रोक कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन अगर सबऑर्डिनेट को पता चल जाएगा तो शायद मेरी पोजीशन डाइल्यूट हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये अप्रोच सही नहीं है। वजह उसकी है कि इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि अगर आपके सबऑर्डिनेट को पता हो
उसको वो बेहतर यूज़ कर सके, और कभी उस इंफॉर्मेशन की एब्सेंस की वजह से वो अच्छा डिसीजन ना ले सके, तो आपके टॉप मैनेजर के ऊपर, आपके बॉस के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होगा कि भाई वो कहेगा मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, आपने ये आगे पास ऑन क्यों नहीं की। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना चाहिए रेलेवेंट लोगों तक। लेकिन चूंकि आजकल इन्फॉर्मेशन की बम्बार्टमेंट का ज़माना है, तो सबको सारे इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर दुनिया में, पाकिस्तान में, कराची में मेडिकल स्टोर पे बहुत सारे मल्टीविटामिन अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे मल्टीविटामिन खा लें, आप वही मल्टीविटामिन खाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। बिल्कुल इसी तरह से इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन की बदहज़मी भी हो जाती है लोगों को। तो लोगों तक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना करें। तो ये भी एक काम होता है डिसैमिनेटर मैनेजर का। दूसरा काम होता है मॉनिटर का। क्या मतलब है मॉनिटर का भाई, बताओ यार, तुम लोग आज चुप क्यों बैठे हो? मॉनिटर सर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है सर, आउटसाइड सर इन्फॉर्मेशन पर नजर रखना। जी, इन्फॉर्मेशन पर नजर रखना, जो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास आ रही है, जॉब पे, प्रोसेसेस पे, एम्प्लॉइज पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे, सबकी मॉनिटरिंग करता है वो, रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि भाई सब चीज़ें सही हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही हैं तो करेक्टिव एक्शन लेता है। मॉनिटर क्या करता है क्लास में, जो बच्चा बदमाशी करता है उसका नाम लिख देता है, तो कंट्रोल करता है ना क्लास को, दैट इज मॉनिटरिंग। उसके बाद उसका एक और रोल है, दैट इज स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्या होता है? तर्जुमान होता है सर, ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपना बताता है, मतलब जो तर्जुमान होता है। तर्जुमान होता है, खास तौर पे एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जो आदमी नेगोशिएट करता है या डिटरमाइन करता है, वो स्पोक्स पर्सन है। जैसे आप ऑटोमोटिव के मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई, जनरली तमाम गाड़ियों में आ रही है, तो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हायर मैनेजर जाके टेलीविजन पे इंटरव्यू नहीं देगा या प्रेस पे बात नहीं करेगा, बल्कि एक पर्टिकुलर आदमी को सिलेक्ट किया जाएगा जो इस टेक्निकल एरिया का भी एक्सपर्ट हो और वाइज आदमी हो, ताकि वो जो है क्वेश्चंस को सही तरीके से हैंडल कर सके। तो आमतौर पे कोई क्राइसिस आता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्पोक्स पर्सन उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हैंडल करता है। जैसे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मरियम सफदर जो है वो नवाज शरीफ की स्पोक्स पर्सन है। तो इस तरह डिफरेंट पार्टीज़ के डिफरेंट स्पोक्स पर्सन, शिबली फराज पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है। बल्कि इसी तरह वजारत खारजा का एक स्पोक्स पर्सन होता है, आर्मी का एक स्पोक्स पर्सन होता है, क्योंकि आर्मी में 5-6 लाख लोग काम करते हैं। अगर हर कोई अपने बारे में बताना शुरू कर दे या अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना शुरू कर दे, तो इतना कंफ्यूजिंग मैसेज दुनिया तक जाएगा कि लोगों की समझ में नहीं आएगी कि व्हाट्स हैपनिंग इन द आर्मी। इसलिए उसको डील करने के लिए, यूनिफाइड वे में डील करने के लिए स्पोक्स पर्सन को यूज़ किया जाता है, ताकि वो स्पोक्स पर्सन उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करे डिज़ायरेबल मैनर में, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, और इसी तरह से सहाफ़ियों से या दूसरे रेलेवेंट लोगों से इंटरेक्ट करे जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव सर्व हो सके। तो ये स्पोक्स पर्सन का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फिर आपको विद इन, आउटसाइड द वर्ल्ड नहीं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी एक आदमी जो है वो होता है, वो जो कि आमतौर पे दूसरे लोगों के सारे सवालात के जवाब इस तरह की चीज़ें करता है, तो वो स्पोक्स पर्सन होता है। फिर डिसीजन में ये हो गया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रोल्स उसके। उसके बाद जो अगला रोल है दैट इज डिसीजन मेकिंग रोल, कि उसका डिसीजन मेकिंग का भी रोल है। तो एक एंटरप्रेन्योर भी है, तो एंटरप्रेन्योर में डिसीजन मेकिंग कहाँ से आ गई? सर वो न्यू आइडियाज लाता है, और सर जो प्रॉफिटेबल हों और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर हो, तो जो काम करना है उनके मुताबिक डिसीजन लेता है, उनको देखता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, उन आइडियाज में से कौन से को एक्सेप्ट करना है, कौन से को रिजेक्ट करना है, किस पे काम करना है, किसको अभी थोड़ा डिले कर देना है, ये उसको डिसाइड करता है। और ये डिसीजन ज़ाहिर है एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी आती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो साहब एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर समझा नहीं मैं आपकी बात। एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं सर, जो कंपनी में काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो साहब एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज का मुजाहरा करते हैं उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एक रोल एंटरप्रेन्योर का भी है,
कि वो नई नई प्रोडक्ट्स डेवलप करता है, मॉडिफिकेशन डेवलप करता है, क्वालिटी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करता है, तो एंटरप्रेन्योरल है। और उसमें भी प्रायोरिटाइज करना, ये सब काम करता है। फिर डिस्टर्बेंस हैंडलर भी होता है मैनेजर। इसका क्या मतलब है डिस्टर्बेंस हैंडलर? तो वो चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनके डिफरेंट डिसीजंस होते हैं, उन पे काम कर रहे होते हैं। ये अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, प्रोजेक्ट पे आग लग गई है, तो उसको मैनेजर को हैंडल करना उसकी जिम्मेदारी होती है, तो इस लिहाज से डिस्टर्बेंस हैंडलर होता है। रिसोर्स एलोकेटर एक मैनेजर का बहुत बड़ा काम है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर ये इन्फॉर्मेशन के हवाले से था, अब ये मटेरियल रिसोर्सेज के हवाले से था। रिसोर्स एलोकेटर डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट लोगों को एलोकेट करता है कि जनाब इनको क्या, अभी मैंने मीटिंग रूम की एग्जांपल दी ना, दैट इज ए रिसोर्स एलोकेशन। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के पास गाड़ियाँ होती हैं, तो डिफरेंट लोगों को एलोकेट करते हैं, डे टू डे वर्क के लिए भी एलोकेट करते हैं। ये सब रिसोर्स एलोकेशन है। नेगोशिएटर, जी नेगोशिएटर, नेगोशिएटर का क्या मतलब? वो फिर जो डिमांड्स नेगोशिएट करते हैं। जी बिल्कुल नेगोशिएट करते हैं। वेंडर से नेगोशिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से नेगोशिएट करते हैं, कस्टमर से नेगोशिएट करते हैं, अपने इंटरनल कस्टमर से नेगोशिएट करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि काम कब होगा, कैसे होगा, हमारे कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, आपके कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सब नेगोशिएशन का प्रोसेस है। तो मैनेजर्स फिर इसी तरीके से आपका जो सबऑर्डिनेट कोई चीज़ लेकर आता है या डिस्कस करना चाहता है या उसको कोई रिसोर्स चाहिए, वो भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट या लेटेस्ट टाइम जिसमें आप उसको दे सकते हो। तो ये सब आपका निगोशिएशन का काम होता है। फिर इंटरपर्सनल रोल्स होता है, लिजॉन का काम होता है कि अपने डिपार्टमेंट की तरफ से या अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिफरेंट लोगों के साथ लिजॉन करता है। जैसे वेंडर्स के साथ लिजॉन करता है, रिटेलर्स के साथ लिजॉन करता है, कस्टमर्स के साथ लिजॉन करते हैं। तो लिजॉन का भी एक रोल होता है एक मैनेजर का। फिगर हेड के तौर पे भी काम करता है। मिसाल के तौर पे कभी आपके यहाँ कोई सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है, तो मैनेजर को बुला लेते हैं, वो तकरीर करता है, वो लोगों को अपने हाथ से सर्टिफिकेट देता है। तो एक फिगर हेड का रोल प्ले कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और लीडर का रोल प्ले करता हो तो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 10 रोल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स प्ले करते हैं। ठीक है, ये 10 है टोटल। मिसबर्ग ने अच्छी तरीके से सारा एनालिसिस करके बता दिया। टोटल 10 रोल्स हैं जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्ले करते हैं। अब ये 10 रोल्स आपको मिल गए। अब आप देखेंगे इन रोल्स में से आप कौन सा रोल अच्छा प्ले कर सकते हैं, कौन सा अच्छा नहीं प्ले कर सकते, कौन सा रोल आप अपने प्रेजेंट जॉब में प्ले नहीं कर रहे, कौन सा रोल आप अपने प्रेजेंट जॉब में ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। तो जो जिन रोल्स की आपको प्रैक्टिस नहीं हो रही है, उन रोल्स के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको जब आइंदा उन रोल्स के ऊपर काम मिले तो आप उस रोल को एडिक्वेटली अंजाम दे सकें। और आपके रोल से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ज़ाहिर आप मैनेजर हैं, ये सारे रोल कर रहे हैं, जैसा आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन कर रहे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा, आपका सबऑर्डिनेट हूँ, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सारी चीज़ें मुझे टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपके बाद रोल्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि मैनेजर्स के बाद रोल्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। सर नेगोशिएटर और स्पोक्स पर्सन अगर आप इंटरनल बात करें तो? जी ठीक है, ये एक दूसरे से नेगोशिएटर और स्पोक्स पर्सन एक दूसरे से कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और कोई अच्छी एग्जांपल दे दें आप लोग। अब जो चीज़ डिस्कस की जा रही है, हम थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। डिमांड, कंस्ट्रेंट्स एंड चॉइसेस। ओके, क्या ख्याल है? ठीक है सर। ठीक है 10 सर। 10 मिनट जी का सर। ब्रेक लेंगे। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जी, रोल कॉन्फ्लिक्ट की कोई एग्जांपल बताइए। सर रोल कॉन्फ्लिक्ट सर, अगर किसी मैनेजर को दो रोल सौंप दिए जाएं, फॉर एग्जांपल से मार्केटिंग और सेल्स का सर, नो तो नो नो नो। सर वैसे एंटरप्रेन्योर और फिगर हेड का रोल भी आपस में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो फ्री थिंकर्स होते हैं और फिगर हेड जो होते हैं वो एक रिस्ट्रिक्टिव थिंकिंग के साथ सोचते हैं। यस, ट्रू ट्रू। और बताओ। इस तरह से रोल कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं कि एक मैनेजर जो है वो जाहिर है कि अपना मॉनिटर का रोल भी प्ले कर रहा है कि काम टाइम पे कंप्लीट हो, सबऑर्डिनेट सही से भी काम करें, ठीक है। और एक लीडर का भी रोल प्ले कर रहा है जिसमें वो लोगों को मोटिवेट करता है, वर्क लाइफ बैलेंस लाने की कोशिश करता है लाइफ में। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, क्योंकि जब आपके पास कम सबऑर्डिनेट्स हों, काम ज़्यादा हो, तो आप ऑब्जेक्टिव अगर टाइम पे अचीव करना है तो दे नीड टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स। एज ए लीडर आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये भी देखें कि भाई सोशली बैलेंस्ड एनवायरनमेंट है या आपके या नहीं, और वो लोग रिक्वायर्ड आवर्स में काम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मोटिवेटेड हैं, प्रोलॉन्ग तो नहीं बैठ रहे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो कल्चर बन जाता है विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि बेसिकली वो अपना सोशल टाइम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, वो टाइम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं जो उनको अपने घर वालों को देना चाहिए, दोस्तों को देना चाहिए। तो दूसरी तरफ मैनेजर के ऊपर रिजल्ट्स का भी प्रेशर है, बिकॉज वो रिजल्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इन दोनों में रोल कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। मे बी यू कैन गिव ए बेटर एग्जाम्पल। मेरे दिमाग में सोच ये एक एग्जाम्पल समझ में आई है कि वो दोनों के एज ए लीडर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग मोटिवेटेड रहें, सोशल लाइफ उनकी सफ़र ना करे, और जितना आपने नेगोशिएट किया है उसके हिसाब से उनको टाइम और में आप काम कराएं। लेकिन कभी कभी ये ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से यू रिक्वायर योर सबऑर्डिनेट्स टू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स, जो कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्टिंग है। इफ़ यू कैन थिंक अबाउट ए बेटर एग्जाम्पल तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताइए। अच्छा, एक मैनेजर के ऊपर बहुत सारे डिमांड्स होते हैं। एक तो डिमांड होता है जॉब का, वर्क का डिमांड होता है, डेडलाइंस होती हैं, प्रायोरिटी जॉब्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस होती हैं, कोई कस्टमर को कंप्लीट करके पूरा असाइनमेंट देना होता है, ये सब डिमांड्स होती है उसके ऊपर। सब आप सुपीरियर्स ने उसको कोई काम दिया हुआ है, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया है, उसके ऊपर डिमांड्स है। उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, भाई एम्प्लॉइज सिर्फ 8 आवर्स के लिए अवेलेबल है, कम एम्प्लॉइज़ अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादा। और फिर आजकल जैसे एक एडिशनल कंस्ट्रेंट आ गया कोरोना का, कोरोना की वजह से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। दैट शुड नॉट बी एन इशू एक्चुअली, अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज उनके दरमियान मीटिंग हो रही है और काम सही से डिसमिनेट हो रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम से काम ज़्यादा होता है अभी तक, जो मुझे फीडबैक आया है लोगों से तो ये आया है। तो फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो सभी कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि आपको पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। जैसे आर्मी में रूल है कि आप किसी भी सबऑर्डिनेट को रेड आइज से नहीं देख सकते, शाउट करना तो टोटली इलीगल है, रेड आइज से नहीं देख सकते। तो अगर कोई आप रिप्रिमांड करना है तो आपने बहुत तरीके से करना है, तो दैट इज़ ए कंस्ट्रेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज जॉब। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो आपके जॉब को परफॉर्म करने, डिमांड है एक तो आपको ये भी करो, वो भी करो, ऐसा भी करो, वैसा भी करो, ये डेडलाइन भी मीट करो, ये रिपोर्ट भी सबमिट करो, और फिर आपको फुल रिसोर्सेज कभी भी नहीं मिलेंगे।
बल्कि हमेशा कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। फुल रिसोर्सेज के साथ तो एक अहमक आदमी भी काम को कंप्लीट करके दे देगा। असल काम मैनेजर का ये होता है कि कम रिसोर्सेज में डिमांड में से जो प्रायोरिटी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करके दे सके। और फिर मैनेजर के पास कुछ चॉइसेस होते हैं कि वो और अपने चॉइसेस को बढ़ा भी। चॉइस क्या होता है? जैसे वो काम को डेलीगेट कर सकता है, काम को प्रायोरिटाइज कर सकता है, बॉस से रीनेगोशिएट कर सकता है कि जनाब ये काम का मैं सिर्फ इतना पोर्शन करूँगा, बाकी पोर्शन आप किसी और मैनेजर से करवा लीजिए, ये मेरे से रिलेवेंट नहीं है। या टुगेदर नेगोशिएट कर सकता है कि मेरे पास ऑलरेडी काम का बहुत लोड है तो आई कैन नॉट डू दिस, तो प्लीज रिकंसिडर दिस, या ये मैं करूँगा तो फिर इस डेट तक करूँगा। ये सब उसके पास चॉइसेस है। तो एक जो अच्छा मैनेजर होता है वो अपने चॉइसेस को वाइजली यूज़ करता है। तो डिमांड्स है एक मैनेजर के ऊपर, हमेशा डिमांड्स रहेंगे, कंस्ट्रेंट्स भी रहेंगे कि उसके बहुत सारे रिसोर्सेज कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर बहुत सारे रिसोर्सेज से काम करेंगे तो यू आर नॉट एफिशिएंट। और फिर चॉइसेस हैं कि आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ये सब आपकी चॉइसेस। सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स ये है कि आपकी जो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है ना, वो एक तो बॉस आपका कोई बॉस है, आप किसी के बॉस हैं, तो ये दो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो गए। क्योंकि बॉस से डील करना कोई और तरीके में बहुत सारी इश्यूज होते हैं कि आप उसको इस तरह से फोर्सफुली नहीं आप चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे आप अपने सबऑर्डिनेट को कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट को ऑर्डर कर सकते हैं, उसको ऑर्डर नहीं कर सकते। लेकिन बॉस ज़्यादा स्किलफुल है या ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, आपको ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे सकता है। सब ऑर्डिनेट उसके मुकाबले में ना इतना नॉलेजेबल है, ना स्किलफुल है, ना इतना कॉन्फिडेंट है, वो आपको बहुत सारी चीज़ों में अच्छी एडवाइस नहीं दे सकता। काम करेगा तो अपने लिमिटेड जो उसकी सलाहियत है उसके अंदर में रह के करेगा। तो ये रिलेशनशिप्स आपके डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरह की है और डिफरेंट तरह के लोगों से आपकी रिलेशनशिप है। अब सबऑर्डिनेट से भी आप रिलेशनशिप, बहुत सारे लोग होते हैं जो सबसे एक ही तरीके से बात करते हैं, यानी बॉस के सामने भी खौफजदा नहीं होते हैं, सबऑर्डिनेट्स के सामने भी तमीज़ से बात करते हैं। तो ये पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है। फिर उसी तरीके से आपका सबऑर्डिनेट के साथ तो एक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इसी वजह से बन गया है कि वो आपका सबऑर्डिनेट है। तो बाय द प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन he has to follow all your instructions pertaining to the job of the organization, objective of the organization। इसी तरीके से आपके बॉस के साथ भी इसी तरह की रिलेशनशिप है। लेकिन आपके और भी रिलेशनशिप्स होती हैं जिनके आपके काम करने होते हैं, जो आपके काम करने, जैसे क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप है, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप है। दैट इज एज सच नॉट ए फॉर्मल हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं है। तो उस रिलेशनशिप को आपको डिफरेंट तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए आपको मैनेजर को के अंदर डेक्स्ट्रिटी नज़र आएगी, इतनी महारत नज़र आएगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें। जैसे आपके घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है ना, आपके अपने वालिदैन के साथ रिलेशनशिप डिफरेंट है, अंकल्स के साथ डिफरेंट है, आंट के साथ डिफरेंट है, अपने भाई बहनों के साथ डिफरेंट है। तो ये इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है। उसको एक किताब थी IM OK UR OK, उसमें रिलेशनशिप को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो जनाब आप जो लोगों से रिलेशनशिप रखते हैं वो 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, पेरेंट, चाइल्ड और पीयर। तो अगर आप किसी को पेरेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को चाइल्ड समझ रहे हैं, वो भी आपको चाइल्ड समझेगा, लाइन पैरेलल खींचेगी तो दोनों में सही रिलेशनशिप बन सकेगी। अगर आप पीयर टू पीयर रिलेशनशिप कर रहे हैं तो देयर टू विल बी ए पैरेलल लाइंस। लेकिन अगर आप पीयर टू पीयर में बात कर रहे हैं लेकिन वो समझ रहा है कि मैं तो उससे सीनियर हूँ, पहले से ऑर्गेनाइजेशन में आया, वो पेरेंट के रोल में अपने आप को देख रहा है, तो ये लाइन क्रॉस कर देगी। आप पीयर टू पीयर चाह रहे हैं, वो पीयर टू पेरेंट चाह रहा है, उससे रिजल्ट क्या होगा, लाइन क्रॉस कर जाएगी, वो कम्युनिकेशन ख़राब हो जाती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरा क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए जनरल रूल ऑफ थंब ये कि आप लोगों के साथ रिस्पेक्ट के साथ और तमीज़ के साथ बात करें और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बात करें और कोऑपरेटिव एटीट्यूड के साथ और टोन में बात करें, तो बहुत सारे काम आपके ठीक हो जाते हैं। जी अच्छा, वर्क पैटर्न क्या है? देखिए, मैनेजर्स के कुछ जॉब तो ऐसे होते हैं जो उसको डेलीगेट किए जाते हैं, कुछ जॉब्स वो होते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है, कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ जनरेटिंग होते हैं, यानी वो अगर जनरेट करे तो ठीक है,
अगर नहीं जनरेट करता है तो बहुत अरसे तक नहीं जनरेट करे तो इतना उसका मिसिंग होना पता नहीं चलता। जैसे मैनेजर की जॉब रोल्स में से एक जॉब ये भी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन करे। अब जब उसको फुर्सत मिलेगी तो ट्रेन करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएगा, ट्रेनिंग स्लाइड्स बनाएगा, फिर ट्रेन करेगा। ना वो ट्रेनिंग उसको फुर्सत मिल रही है, ना वो ट्रेनिंग कर रहा है। अब वो उसमें चूंकि फ्लेक्सिबल है उसका शेड्यूल, और उसके टारगेट में उसके सबऑर्डिनेट उसके सुपीरियर ने ये लिखा नहीं है कि साल में आप एटलीस्ट 6 ट्रेनिंग करेंगे, तो यह तो इसलिए वो ट्रेनिंग करता है, मर्जी में आता है करता है, नहीं आता है तो नहीं करता। इसी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने डिपार्टमेंट में SOPs बनाना चाहता है। अब वो उसके पास टाइम नहीं है तो SOPs नहीं बनाएगा। अब ये प्रोलॉन्ग करता रहेगा, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहेगा। तो बहुत सारी जॉब्स मैनेजर्स की ऐसी होती हैं जो डेवलपमेंट की होती हैं, इम्प्रूवमेंट की होती हैं, एक्सिलरी जॉब्स होती हैं जो सेल्फ जनरेटिंग होती है। तो सेल्फ जनरेटिंग जॉब्स स्ट्रेटेजिक भी होती हैं आमतौर पर, लेकिन वो सफ़र करती है। कुछ जॉब्स उसकी रिस्पॉन्डिंग जॉब्स होती है। रिस्पॉन्डिंग जॉब्स क्या है, उसको उसके बॉस ने कोई काम दिया है, उसके पीयर के साथ कोई काम चल रहा है, उसको उसने रिस्पॉन्ड करना है। कुछ ये रिस्पॉन्डिंग जॉब कहलाती है। फिर जैसे जैसे कोई मैनेजर ज़्यादा तजुर्बेकार हो जाता है तो उसकी हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। अब वो हर काम के लिहाज से उसने अपना स्टाइल बनाया हुआ है, इस काम को मना कर देना है, इस काम को बेदिली से कर देना है, इस काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो लगानी है। तो ये उसकी हैबिट फॉर्मिंग बन जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये ख़ास तौर पे उस वक्त होता है जब एक आदमी बहुत अरसे तक एक जॉब पे रहे। इसलिए ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि एक आदमी को बहुत अरसे तक एक जॉब पे रखा चाहिए। लोगों की जॉब शिफ्ट होते रहनी चाहिए ताकि वो नए नए एटीट्यूड्स डेवलप करें, पॉजिटिव एटीट्यूड्स डेवलप करें, रादर देन कि वो एक ही एटीट्यूड और मे बी रॉन्ग एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं। सर आर्मी भी इसी तरह होता है, हर 3 साल बाद पोस्टिंग ट्रांसफर की जाती है सर? ये इसीलिए करते हैं ताकि वो जो है उसके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आए। नई जगह पे आए कि जाएगा, फिर मेहनत करेगा, अपना मुकाम बनाने की कोशिश करेगा। एज ए रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से डिलीवर करती है। ब्यूरोक्रेसी में भी इसी तरीके से होता है। अब नहीं होता है, लेकिन एक ज़माने में ब्यूरोक्रेसी में भी 3 साल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते थे। उसके बाद मैनेजर डेवलप कैसे हो रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। और वो मैनेजर डेवलप कैसे होता है कि उसको कितना एक्सपोजर मिल रहा है। अगर उसको बाज़ मैनेजर्स को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, लाइन एक्सपोजर मिलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंट्रल रोल है उसमें एक्सपोजर मिलता है, वो मैनेजर्स ज़्यादा ग्रूम हो जाते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। वो मैनेजर्स जो साइड रोल्स में होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से ग्रूम नहीं होते। ये भी एक है। अच्छा, उसके बाद मैनेजर्स के काम के परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ी जो रोल होता है वो डिस्क्रिशन का होता है। व्हाट इज डिस्क्रिशन? जी सारा आप बताइए, डिस्क्रिशन क्या होता है? हेलो सर, सारा बाजी जो है ना वो नमाज पढ़ने गई हुई है। ये सही तरीका नहीं है। दिस इज हैपनिंग सेकंड टाइम। मैं जब सारा से कहता हूँ कि तुम क्वेश्चन का आंसर करो तो लाइन पे नहीं होती है। लबीब कहाँ है? जी सर, मैं यहीं पर हूँ। ये आप अटेंडेंस सही तरीके से लगा रहे नहीं लगा रहे? जी सर। ये सारा की दूसरी क्लास है जो ये अटेंड कर रही है, और दूसरी क्लास में भी यही चीज़ है। लेकिन सर यहाँ तो इन्होंने लॉगिन तो किया हुआ है सर। लॉगिन क्लासरूम में तो करके गायब हो जाए तो ये अटेंडेंस तो नहीं लगेगी ना यार। आप अपना बस्ता रख के चले जाए तो टीचर अटेंडेंस लगा देगा। लेकिन सर पता भी तो नहीं चल रहा ना इसे। हाँ, तो इसी तरह पता चलता है कि मैं इसीलिए सवाल पूछता हूँ। जी, डिस्क्रिशन किसको कहते हैं? सर चॉइस। नो, नॉट चॉइस। सर जो चीजें आपके इख्तियार में हो और उनका पावर हो आपका। बिल्कुल सही है सर, वेरी गुड। यस आफरीदी, जाकिरुल्लाह।
यस जाकिरुल्लाह। सर मैं हेलो इशारा जाकिर, एक मिनट भाई, आवाज साफ नहीं आ रही है हेलो जी। जी सर, आप मुझे बुला रहे थे? नहीं बुला नहीं रहा था, आपको क्लास में ही होना चाहिए। दिस इज सेकंड टाइम आप दूसरी क्लास ले रही हैं, और दूसरी दफा भी यही हुआ है। जब मैंने तुमसे सवाल पूछा तो यू आर नॉट देयर। सर वो मैं अभी अभी गई थी, और जो है पिछली दफा तो मैंने आंसर किया था। नो, यू आर नॉट देयर व्हेन आई आस्क्ड। सर नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहो प्लीज, थैंक यू। तो डिस्क्रिशन अगर आपके पास ज्यादा हो, कि आप ज्यादा क्वेश्चन के आपके बारे में ये हो कि आपके पास इख्तियारात हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहे हैं, आपका बॉस बहुत ज़्यादा क्लोजली आपको सुपरवाइज नहीं कर रहा है, तो डिस्क्रिशन की वजह से क्या होता है कि आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप टाइम को फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकें, अपने सबऑर्डिनेट्स को चीज़ें डेलीगेट कर सकें, और उन चीज़ों पे ज़्यादा काम कर सकें जो स्ट्रेटेजिक नेचर की। या और किसी तरीके से आपके पास डिस्क्रिशन है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को खुद सेलेक्ट कर सकते हो, और आपके अंदर इतनी अकल है कि आप सबऑर्डिनेट्स को गांव की बेसिस पे नहीं सिलेक्ट कर रहे, बल्कि मेरिट्स के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, और डाइवर्सिटी से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद हल हो जाएंगे, बिकॉज आप अपने डिस्क्रिशन को वाइजली यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे मैनेजर्स अपने डिस्क्रिशन को वाइजली यूज़ नहीं करते, दे सफ़र। तो डिस्क्रिशन का ये फ़ायदा होता है कि एक तरह से समझ लीजिए कि आपके पास इंडिपेंडेंस है कि आप अपने डिपार्टमेंट को किस तरीके से मैनेज करें। अच्छा, अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैनेजेरियल वर्क में ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये कि आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ज़ाहिर है कि अगर आपका फ्रंट लाइन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है वो कुछ और होगा, मिडिल लाइन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है वो कुछ और होगा, और अगर आपका हायर लेवल मैनेजर है तो आपका एक्सपोजर कुछ और होगा। तो आपका जो मैनेजरियल वर्क को डिटरमिन करता है कि आपका लेवल ऑफ वर्क क्या है। ज़ाहिर है सीनियर लेवल पे आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेसेस होते हैं, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम। ठीक है, आपका स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम। मिडिल मैनेजर लेवल पे हो सकता है कि काम ज़्यादा होता है, लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम्स। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम होता है उसका जो फंक्शनल हेड होता है। तो इसलिए ये इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत है कि आप किस लेवल पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। हर लेवल पे डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब आप फ्रंट लाइन मैनेजर हैं तो आपका इंटरेक्शन में भी कस्टमर्स के साथ होता हो, में भी आपका इंटरेक्शन में भी आप ज़्यादा डिज़ाइन वर्क में इन्वॉल्व होते हो, तो आपका ज़्यादा एक्सपोजर टेक्निकल का होता है। अब मिडिल लेवल पे आपका मैनेजेरियल होता है, टॉप लेवल पे आपका स्ट्रेटेजिक एक्सपोजर होता है। इसलिए आज से आपके एक्सपीरियंस डिफरेंट तरीके का होता है हर लेवल के ऊपर। और जो हायर लेवल पे लोग होते हैं वो आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनका इंटरेक्शन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों से ज़्यादा होता है। क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, क्योंकि क्लाइंट का चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ाहिर है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहेगा या डिपार्टमेंट के हेड से बात करना चाहेगा, और वैसे भी जब वो क्लाइंट है तो क्लाइंट इसी चीज़ को बेहतर से महसूस कर, इसी सूरत में अपने रेस्पेक्टफुल फील करेगा जब टॉप मैनेजर उसको अटेंशन दे, खासतौर पर अगर इम्पोर्टेंट क्लाइंट है तो। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ लोगों का एक्सपोजर होता है लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर तरह का एक्सपीरियंस अपना अलहदा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको मल्टीपल फंक्शंस का एक्सपोजर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, बहुत सारी चीज़ों में आपको इधर से उधर लैटरल मूव भी कराया जाएगा कि इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में भेज दिया, या आपको 2-3 डिपार्टमेंट एक साथ दे दिए क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और वैसे भी आपको बहुत नज़र आ रही हैं चीज़ें होती हैं, तो आपका एक्सपोजर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का और वैरायटी के साथ होगा। जबकि जब अगर आप बड़े साइज के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे तो आपका एक्सपोजर स्पेसिफिक होगा, जैसे आप प्रोजेक्ट्स में हैं तो प्रोजेक्ट में होंगे, लेकिन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होगा। प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा। तो इसलिए जब HR के लोग इवेल्युएट करते हैं
तो ये भी देखते हैं कि आप किस साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रहें। इसलिए आमतौर पे ये बेहतर समझा जाता है कि अपने करियर के शुरू में आप लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में हो, और फिर उसके बाद कुछ अर्से के बाद 10 साल 15 साल के बाद अगर आप एक मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं या हेड बन जाते हैं तो दैट इज़ मच बेटर कंपेयर टू आप एक स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करें, क्योंकि स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत अरसे तक रहेंगे तो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी आपकी एक्सपर्टीज की वजह से तो आपको एक स्टेप नीचे लेंगे। जिस मिसाल के तौर पर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में आप जनरल मैनेजर हैं, तो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको आपकी एक्सपर्टीज की वजह से लेता है तो आपको मैनेजर लेगा, क्योंकि जाहिर है स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में आपको टेक्नोलॉजी वगैरह का एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है, विच इज़ ऑफ हाई वैल्यू फॉर मेनी अदर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का ये पर्सपेक्टिव हो गया, क्योंकि आप जो है जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक तो ये कि आपके नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ज़्यादा होते हैं, फिर अगर आप जूनियर लेवल पे भी काम कर रहे हो तो डिफरेंट एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ में आप होते हैं जिसमें जो है वो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपका हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से एक्सपोजर होता है जिनके पास बड़ा वेरीड एक्सपीरियंस होता है, दैट टू एड्स टू योर ओवरऑल वैल्यू। उसके बाद एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि आप काम करने के लिहाज से एक्सटर्नल चीज़ों पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई मैनेजर लीगल है वो अपने काम के लिए टोटली एक्सटर्नली डिपेंडेंट है, क्योंकि वो एग्रीमेंट्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा कस्टमर्स के साथ, क्योंकि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कोई अगर उसको सू कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन तो कोर्ट में जाके लड़ेगा, जिसमें वो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है। इनकम टैक्स में मसला है, जीएसटी में मसला है, तो वो भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के उस पर नेगोशिएट करेगा। तो इस काम में एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि बाय नेचर उनके अंदर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे स्पोक्स पर्सन का रोल है, उसमें भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं, उसका रिपरकशन भी किसके ऊपर आएगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर आएगा। तो आप बेसिकली ऐसी सूरत में वर्चुअली एंड नेटवर्क्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। अगर आप वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स और कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, सप्लाई चेन एक पूरा नेटवर्क होता है, और आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर फर्ज कीजिए न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके पीछे सप्लायर है, उसके पीछे उसका सप्लायर है, आगे आपका होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेलर है, फिर कस्टमर है। कोई साहब अगर सप्लाई चेन मैनेजर है तो वो बेसिकली वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। व्हाट इज ए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन? जी, व्हाट इज ए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन? मैंग्रियो सर वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी एग्जिस्टेंस ना हो लेकिन मौजूद हो। बंद करो अपना माइक, सबके हाँ बोले आप। मैं कह रहा हूँ सर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो लेकिन ऑनलाइन में इसकी एग्जिस्टेंस हो, वर्चुअल फिजिकल नहीं 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 उस तरह से नहीं है। और कोई साहब बता दें वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं सर जिन हाँ बोलो, तुम्हें तो आना चाहिए जो एरिया। Sir, I think virtual organization is some organization which deals in which their work mainly is in virtual environment, like कोई web based हो, जैसे web development की कोई organization हो। इंटरनेट से निकल आओ। सर जी वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके जो एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं वो जियोग्राफिकली मतलब स्प्रेड होते हैं सर, फिर इसके साथ ही फोन या ईमेल वगैरह पे कम्युनिकेट करते हैं सर। या मे बी दैट ट्रू जाकिरुल्लाह, यू आर मच क्लोजर। देखिए यूनिलीवर का काम क्या है कि वो लक्स प्रोडक्ट बना करके या सनसिल्क प्रोडक्ट बना करके कस्टमर्स को देना, लेकिन क्या यूनिलीवर एज ए कंपनी है अकेले कर रही है? नहीं, उसके साथ उसका वेंडर काम कर रहा है, उसके साथ उसके वेंडर का वेंडर काम कर रहा है।
इसी तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर से कस्टमर को दे रहा है। तो यूनिलीवर शुड हैव सम काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन देयर वेंडर्स and some kind of control, positive control on their distributors and retailers. ये अलग अलग organizations हैं, but virtually they are working as a same organization because वो एक ही प्रोडक्ट है जो बना करके कस्टमर को दे रहे हैं और फिर उसमें से जो अपना अपना पोर्शन है वो ले जाते हैं, जो सप्लाई चेन का सरप्लस होता है। तो आजकल यही ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इसको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे आपका वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट पूरी दुनिया से प्रोडक्ट्स परचेजेस करता है और पूरी दुनिया से प्रोडक्ट्स परचेज करने के बाद अपने कस्टमर्स को सर्व करता है। तो उसका यूनिलीवर से भी रब्ता है, पीएनजी से भी रब्ता है, उसका परचेजर पाकिस्तान में भी बैठा हुआ है, बांग्लादेश में भी बैठा हुआ है और ब्राज़ील में भी बैठा हुआ है। तो वो उन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन देख रहे हैं, वो प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हैं? वॉलमार्ट के लिए कर रहे हैं। बाकी प्रोडक्शन तो वो पूरे पूरे साल के लिए बुक कर लेते हैं। तो वर्चुअली इसी वॉलमार्ट का पार्ट हुआ ना। ऐसे ऑर्गेनाइज इस तरह की जो आप कह लें, ये भी एक ओपन सिस्टम में आप देख रहे हैं, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्ट हायरार्की से तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बाय द नेचर ऑफ जॉब कंट्रोल में। जी मैंग्रियो सर, क्या ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक तो मैं तो कहा आपसे, इलेक्ट्रॉनिक से निकल जाइए। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्ट्रॉनिक से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पहले भी तो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती थी, फेस टू फेस मीटिंग करते थे, परचेज ऑर्डर एक दूसरे को देते थे। ये तो अब इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट हो गए, तो ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट ना हो तो वॉलमार्ट काम नहीं कर सकता, 7-Eleven काम नहीं कर सकता, एप्पल काम नहीं कर सकता। उससे एफिशिएंसी आई है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को वो तो एक टूल है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जो वेंडर से लेकर के कस्टमर तक जाता है। जी, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इसको नेटवर्क्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसको अपने रिटेलर के साथ नेटवर्क बनाना पड़ता है। अगर रिटेलर को जाकर के उसी तरह से बॉस के स्टाइल में बात करेगा जैसे वो अपनी कंपनी के अंदर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बात करता है, उसको मार के भगा देगा रिटेलर के। तुम ही नहीं हो, पीएनजी के प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, तुम्हारा नहीं जाऊंगा। यूनिलीवर है और वो जो लॉरियल है और रैकेट बेनकाइजर है, बहुत सारे हैं, जुल्फिकार इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे तो आपको पॉलिटिकल टैक्टिक्स और इंटरपर्सनल स्किल्स यूज करने पड़ते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की वजह से आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल तो बढ़ गया है, लेकिन आपकी डेप्थ ऑफ कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे आपकी नेगोशिएशन स्किल्स काम आती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स काम आती हैं, नेटवर्किंग स्किल्स काम आती है। ये है चैलेंज जो आज के मैनेजर को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि आज के ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर वर्चुअल हैं कंपेयर टू पहले। ये होता था कि ऑर्गेनाइजेशन एक फोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने गाड़ियाँ बना रही है, गाड़ियाँ बना करके उन्होंने भेज दिया कस्टमर्स को, तो सारा का सारा जो था उनका कंट्रोल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में था। फोर्ड कर भी ये रहा था कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा था, तमाम चीज़ें वो खुद बनाने की कोशिश कर रहा था, बम्पर, टायर्स, यहाँ तक कि उसने रबर तक ग्रो करने की कोशिश की। जो रबर जो है मलेशिया के टेम्परेट एनवायरनमेंट में ग्रो होता है, उसने अमेरिका में रबर तक ग्रो करने की कोशिश की ताकि पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो सके। तो उस ज़माने में शायद पॉसिबल था कि आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के स्किल के बगैर भी अच्छे लीडरशिप मुजाहरा कर सकें, लेकिन उस ज़माने में भी हेनरी फोर्ड को बहुत बड़ा ब्लो लगा था जब जनरल मोटर्स लेकर के आ गया डिफरेंट कलर्स के कार, तो फिर उसको पूरा अपना प्लांट बंद करना पड़ा 1 साल के लिए, और फिर उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह सेट करना पड़ा तो मल्टीपल कलर के कार्स प्रोड्यूस कर सकें और बहुत सारे वेंडर्स का इंटीग्रेशन करना पड़े। टोयोटा है या दूसरे जो जितने भी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब के सब बेसिकली क्या कर रहे हैं? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ये लोग कोई कंपोनेंट बनाते तो नहीं है, ये तो इनके वेंडर्स बनाते हैं। वेंडर्स के साथ इतने इन्वॉल्व हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी तक मेक श्योर करते हैं। मैं यहाँ पे वेंडर से मिला था टोयोटा के, तो उसने बताया कि जनाब हम तो ये पूरा हम अपने अकाउंट्स भी हमारे जो वो कस्टमर है, टोयोटा कस्टमर, वो आकर के देखते हैं, चेक करते हैं, एंड दे मेक श्योर कि वी मेक एटलीस्ट 10% प्रॉफिट।
इतने इन्वॉल्व है, हालांकि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है टोयोटा के, बट दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो काम नहीं करें तो टोयोटा परफॉर्म नहीं कर सकता। टोयोटा नीड्स टू मेक श्योर कि वो जिंदा रहते हैं और सस्टेन्ड बिजनेस करते हैं, क्योंकि इफ दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस तो ये स्पेयर पार्ट कहाँ से लाएंगे? क्योंकि दुनिया में बाज गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर तो 2-3 ही है सिर्फ, वो पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। वो शाहिद खान जो पाकिस्तानी बहुत मशहूर है, वो पूरे अमेरिका में जितनी गाड़ियां बनती हैं सबको बम्पर्स प्रोवाइड करते हैं। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेक श्योर करना टोयोटा का और जीएम का और क्राइसलर का और फोर्ड का और वॉल्वो का काम है। ये कहलाते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो आजकल के दौर में आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। करीम तो पूरी की पूरी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ना उसके अपने एसेट्स, ना अपने ड्राइवर, ना अपनी गाड़ियां। अमेजॉन पूरे पूरे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सॉफ्टवेयर है और बाकी सर्विसेज किसी को चाहिए तो देता है, वरना वो कहता है आप अमेजॉन पे डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें और सेल करें, हमें कमीशन दे दें। क्या है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन? दूसरे लोग बिजनेस कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो आपको वो स्किल्स चाहिए जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सकें। और आजकल आईटी की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ गई है, उसकी वजह से वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की रीच बढ़ गई है और उसकी विजिबिलिटी बढ़ गई है और उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वो टूल हैं बेसिकली। अच्छा, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं, क्राइसिस आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे फाइनेंशियल डाउनटर्न आ गया, साइबर अटैक आ गया, कोई इस तरह की जो है हमारी जैसे कोरोना आ गया। इसकी वजह से सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती हैं। किसी ने टेक ओवर कर लिया आपके ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ये क्राइसिस है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। बाज मैनेजर्स क्राइसिस हैंडल करने में बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि बाज मैनेजर तो अपनी परफॉर्मेंस शो ही उसी वक्त कर पाते हैं जब क्राइसिस हो। नॉर्मल सिचुएशन में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्राइसिस में दे डू वेरी वेल। इस तरह की सिचुएशन को क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है। तो एक लीडर का काम होता है क्राइसिस सिचुएशन में अपने ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी के साथ उसमें से बाहर निकालना। और उसमें जाहिर है कि एक ऑटोक्रेटिक, गोल ओरिएंटेड, स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला हार्ड माइंड के आदमी जो है क्राइसिस सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर चलता है। तो उसके बाद तो बाज मैनेजर क्राइसिस में बिल्कुल नर्वस नज़र आते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है, क्राइसिस को आप कैसे हैंडल करते हैं। बाज मैनेजर्स क्राइसिस में ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, ज़्यादा प्रोएक्टिव नज़र आते हैं, ज़्यादा वो बेहतर तरीके से क्राइसिस को हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल क्या होती है जी? सर ये ऑर्गेनाइजेशन की मतलब बर्थ हो गया सर, फिर इसके जो प्रोसेस है सर आगे जो बढ़ता है, जिस तरह ग्रोथ है सर, फिर मैच्योर होता है सर इस तरह, और फिर आखिर में अक्सर डिक्लाइन भी होता है सर। यस, यू आर ऑलमोस्ट देयर। अगर आप उन टर्म्स में बात नहीं कर रहे जिन टर्म्स में आप सही बात कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप बात करें। सही है जाकिर, यू आर राइट एक्चुअली। कोई साहब स्पेसिफिक टर्म्स में बता सकते हैं बाकी इज द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? सर 4 स्टेप्स होते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल में: बर्थ, ग्रोथ, डिक्लाइन एंड डेथ। बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी। आप बहुत ही क्रूअल हैं यार, डेथ की बात कर रहे हैं। बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। सर डिक्लाइन और डेथ में एक्चुअली सर लाजमी ऑर्गेनाइजेशन का लाजमी जिसका उरूज तक ज़वाल भी आता है। हाँ, अल्टीमेटली ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन बिलाखिर मर ही जाती हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो आज से 100 साल पहले बनी थी, उसमें सिर्फ एक कंपनी जी है जो कि अब भी है, बाकी सारे 100 कंपनियां बनी थी वो उसमें रजिस्टर हुई थी। 99 कंपनियां अब नहीं है। यू आर राइट। लेकिन जो हम जिस तरह से लाइफ साइकिल को डिफाइन करते हैं, इनिशिएशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अच्छा, अगर कोई कंपनी को इनिशिएट कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे ज़ाहिर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स ज़्यादा चाहिए। जब आप ग्रोथ स्टेज में लेकर आ रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर्स को साइड में हो जाना चाहिए और उनकी जगह पे प्रोफेशनल मैनेजर्स को आ जाना चाहिए, जैसे बिल गेट्स ने किया।
बिल गेट्स ने इनिशिएशन में माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अच्छा काम किया, उसको इनिशिएट किया, कंपनी को एक पेस पे लेकर के आया, फिर ग्रोथ की स्टेज पे उसने सत्या नडेला के हवाले कर दिया। और फिर जब मेच्योरिटी होती है, मेच्योरिटी पे उसके बाद तो जो है वो डिफरेंट माइंडसेट के मैनेजर्स चाहिए, डिफरेंट तरह से आप ट्रेन हो रहे होते हैं, और डिक्लाइन में जाहिर है कि लोग निकल रहे होते हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के किस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुए हैं। जब आप इंटरप्रेन्योरल स्टेज में किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर होते हैं तो आपके शुरू से चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, आपके इंटरप्रेन्योरल स्किल्स डेवलप होते हैं। ग्रोथ के स्टेज में अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपके प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप होते हैं। मैच्योरिटी के स्टेज में अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपके अंदर डेप्थ आती है, क्योंकि मैच्योरिटी में कंपटीशन टफ होता है, मार्केट साइज बड़ा नहीं होता है, आप एफिशिएंसी लाने की कोशिश करते हैं ताकि सर्वाइव कर सकें। और डिक्लाइन में जाहिर है कि आप उसे रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आमतौर पे क्या करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने इन स्टेजेस से बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लाइफ साइकिल अपना अप्लाई कर देती हैं। तो वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं जिनका ग्रोथ होता है, जिनका इनिशिएशन होती है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होती है और डिक्लाइन होता है। ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करती है, जैसे यूनिलीवर कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से गुजर रहे हैं। डालडा जब मैच्योर हो गया तो उन्होंने डालडा को सेल कर दिया। लाइफ बॉय मैच्योर हो गया, अब लाइफ बॉय लाल कार्बोलिक सोप जिसको कहते हैं उसको वो ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते। सोशल चेंजेस अफेक्टिंग मैनेजेरियल वर्क। सोशल चेंजेस क्या है, वो पेस्ट तो पता ही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं तो ये तो आ ही रहे हैं, और सोशल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे ये पहले लड़कियां जॉब नहीं करती थी, अब लड़कियां जॉब करती हैं। पहले मल्टीकल्चरलिज्म का इतना ज़्यादा शोर होगा नहीं था, डाइवर्सिटी का इतना शोर होगा नहीं था। अब डाइवर्सिटी को प्रेफर किया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोगों को रखें। फिर वर्क प्लेस एथिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर हो गया है। वर्क प्लेस हरासमेंट एक बहुत सीरियस इश्यू बन गया है जिसको मैनेजर्स को हैंडल करना पड़ता है। तो सोशल चेंजेस की वजह से मैनेजर के वर्क पे इफेक्ट पड़ रहा है। सोशल चेंज ये भी है कि लोग जो है फ्लेक्सिबल टाइमिंग मांग रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम मांग रहे हैं। अगर सिंगल पेरेंट हैं तो वो कहते हैं कि जनाब हमें डे केयर सेंटर दीजिए, यहाँ पे कर रहे हैं, PSO डे केयर सेंटर भी दिया हुआ है। पहले इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था। काम करना है, आप काम कीजिए, अपने टाइम पे आइए, टाइम पे जाइए। वी आर नॉट कंसर्न कि आपके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन अब सोशल प्रॉब्लम्स को एकोमोडेट किया जा रहा है। तो और क्या सोशल चेंजेस हैं जो कि आप अपनी जॉब पे देख रहे हैं कि चीज़ें आ रही हैं। मिलेनियल सबसे ज़्यादा एक मसला है उनको हैंडल करना, तो ह्यूमन रिसोर्स भी उनके हिसाब से जॉब को, डिज़ाइन को चेंज कर रहे हैं। ये और बताइए आपने क्या सोशल चेंज आपने ऑब्जर्व किया? तो सोशल चेंज तुम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया? जैसे हम लोग जब ऑफिस में काम करते थे तो हम लोग बिरयानी खाते थे, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना होता था, तुम लोग पिज़्ज़ा खाते हो, ये भी एक सोशल चेंज है ना। टेस्ट बहुत डिफरेंट हो गया है। लड़कियां जीन्स और टी शर्ट पहनने लगी हैं, आज से 10 साल पहले नहीं पहनती थी। दिस इज ऑल्सो सोशल चेंज। वर्क प्लेस पे आप वर्क जो है, जैसे अभी क्या कहते हैं कोरोना आया था तो वर्क फ्रॉम होम आया था, ये भी सोशल चेंज था। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सोशल चेंज है। जी बिल्कुल, आज से 15-20 साल पहले कोई एम्प्लॉय कहता है कि मैं घर में बैठ के काम करूंगा, मैनेजर क्या कहता है, तुम घर पे ही बैठ जाओ। लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं किसी खातून के और वो घर से नहीं निकल सकती, ठीक है घर पे काम करो। और इस वजह से ये मुमकिन है कि अब IT का दौर है, आप मीटिंग कर सकते हैं स्काइप के ऊपर, आप नेटवर्क से के ज़रिए थ्रू आउट कनेक्टेड रहते हैं। और एक्चुअली जो लोगों को मैनेज किया जा रहा है वो टारगेट्स पे मैनेज किया जा रहा है। जनाब आपका ये टारगेट है, टारगेट आप अचीव कर लें, ठीक है। आप 6 घंटे डेली काम करके अचीव कर सकते हैं, ठीक है। 10 घंटे डेली काम करके अचीव कर सकते हैं, कर लें। ये आपके टारगेट्स हैं। तो वो टारगेट्स पूरे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स पूरे होते हैं। तो अब ज़्यादा जो जोर है ना वो लोगों को कंट्रोल करने की बजाय टारगेट्स को कंट्रोल किया जाए, प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जा रहा है। अब वो लोगों को कंट्रोल करने का क्या तरीका होता था कि भाई आप सुबह 5 मिनट लेट आए,
तो आप अच्छे आदमी नहीं हैं, ठीक है। आप फेसबुक पे जो है फेसबुक देखते हुए पाएंगे आप अच्छे आदमी नहीं। अभी भी इसको बुरा समझा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं कि जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें आप काम करेंगे, वर्किंग आवर्स के अलावा आप ठीक है अपने सोशल टाइम में, अपने स्पेयर टाइम में, लेजर टाइम में अपनी मर्जी से जिस तरह भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, करें, इट्स ओके। तो प्रोफेशनलिज्म चूंकि अब ज़्यादा आ गया है, फिर चूंकि अब नॉलेज वर्कर्स हो गए, तो अब नॉलेज वर्कर्स जो हैं उनको एक स्पेसिफिक एरिया का नॉलेज है। अब उसको इस स्पेसिफिक एरिया का नॉलेज है तो उसके बेस पे वो घर से बैठ के भी काम कर सकता है। और काम के जो क्वांटिटी है उससे पता चल जाएगा इसने कितने घंटे काम किया, क्योंकि अगर कोई आदमी बहुत एक्सपर्ट भी होता है उस काम को 4 घंटे में कर लेगा, दूसरा आदमी उसको 6 घंटे में करेगा, तो पे भी कम मिल रही होती है इस हिसाब से। यू हैव एन आइडिया कि ये अपने पेज से काम करेगा और कितनी देर में ये काम कर लेगा। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स घर से बैठ करके मैनेज कर रहे हैं लोग, बिजनेसेस मैनेज कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर जो बिजनेसेस हो रहे हैं लोग घर से बैठ के मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये सोशल चेंज है। सर वैसे एक एग्जांपल और भी है जो कि मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मली अब वर्क प्लेसेस के ऊपर जो है एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, स्पेशली प्लांट साइट पे अगर आप देखें तो वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और ये चीज़ें अब मैंडेटरी हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्रिकेट के मैचेस रखते हैं और टेबल टेनिस के मैचेस रखते हैं और इस तरह की और बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। बिल्कुल फैमिली गैदरिंग करते हैं, पिकनिक्स पे जाते हैं, ये सब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यू आर राइट। पहले लोग जॉब को अलहदा रखते थे और ये बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म का तकाजा समझा जाता था कि जॉब एक अलहदा चीज़ है और सोसाइटी एक अलहदा चीज़ है। अब वो इंटरमिंगल हो रहे हैं, वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। जी अच्छा जनाब, लिमिटेशंस हैं जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। यस, लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे हम डिस्क्राइब सोशल वैल्यूज जो चेंज हो रही है हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसे करते हैं? ऑब्जर्वेशन से, डायरीज से, जो 4 मेथड्स पहले पेज पे लिखे हैं उनसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। अच्छा, तो जाहिर है कि उसमें लिमिटेशन है कि डायरी पे जितना एक्यूरेट लिखा होगा उतना ही आपके अंदर डिस्क्रिप्शन होगी। ऑब्जर्वेशन आपकी जितनी सही होगी उतना ज़्यादा बेहतर आप उसे डिस्क्राइब कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें। ओके जनाब, अब आ जाइए गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स के। मैनेजर्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? ये नेचर आप समझ गए, सारी चीज़ें समझ लीजिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ पर डिपेंडेंट होता है आपका काम, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेज पर डिपेंड करता है आपका काम, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पर डिपेंड करता है आपका काम। ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल सिचुएशन में काम कर रही है, क्राइसिस सिचुएशन में काम कर रही है। फिर आपके रोल्स क्या हैं, जो 10 रोल्स बताए हैं आपको कि ये 10 रोल्स होते हैं एक मैनेजर के। एक गाइडलाइन फॉर मैनेजर है, ये आप लोग एक एक करके जल्दी जल्दी बताना शुरू कर दीजिए। गाइडलाइन फॉर मैनेजर्स में क्या बता रहे हैं? एंड एज आई सेड यू अर्लियर, यू आर मार्क्ड फॉर दिस। चलो पहला क्या लिखा हुआ? सर, अंडरस्टैंड द रीजन फॉर डिमांड एंड कंस्ट्रेंट्स। डिमांड ऑन कंस्ट्रेंट्स में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, याद है आपको? सर ये डिस्कस किया था कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं डिमांड पर, इसको मैनेजर को चूज करनी पड़ती है प्रायोरिटी डिमांड, क्योंकि आपको हमेशा 100% रिसोर्सेज नहीं मिलती। जी बिल्कुल। तो अब उसके लिहाज से आप क्या बताएंगे? सर मैनेजर को प्रायोरिटी डिमांड चूज करनी पड़ती है कि कौन सी डिमांड पहले खत्म करनी है लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर और कौन सी को बाद में करना है, कौन सी भी प्रायोरिटी पे है, कौन सी बाद में करनी है, और कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा क्रिटिकल हैं ताकि उसको पहले से प्लान करके रखें, बिफोर टाइम प्लान करके रखें। बिल्कुल सर। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, क्योंकि जैसे आप लोग आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन में मजाक कर लेते हैं ना, दूसरी जगहों पे ये हरासमेंट में आता है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन में आ सकता है। अखबार में आप ऐड दे दें जनाब इस जॉब के ऊपर, वो लोग अप्लाई करें जिनकी उम्र 40 साल से कम हो, ये डिस्क्रिमिनेशन भाई एज है, ठीक है। या आप ये कहेंगे क्या कहते हैं इस जॉब पे सिर्फ ख़वातीन ही अप्लाई करें, ये डिस्क्रिमिनेशन बाई जेंडर है, ठीक है। या आप ये कहेंगे इस जॉब के लिए सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई करें, ये डिस्क्रिमिनेशन बाय एथनिक ओरिजिन है, ठीक है। इस जॉब के ऊपर सिर्फ सुन्नी लोग अप्लाई करें, ये डिस्क्रिमिनेशन बाय रिलीजन है, ठीक है। तो आप ये डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं,
लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी जगह पे इसको प्रूव कर दिया जाए तो लॉज बहुत सख्त है। पाकिस्तान में भी ऐसा ऐसा लॉज सख्त कर रहे हैं, एक वक्त आएगा तो इन डिस्क्रिमिनेशन को और ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा। अभी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रही है, सारे मल्टीनेशनल कंपनीज भी, प्राइवेट कंपनीज भी एफर्ट कर रहे हैं किसी तरह ख़वातीन को जॉब पे लाया जाए ताकि वो जेंडर इम्बैलेंस को पूरा किया जा सके, विच इज़ गुड कि अगर ये ख़वातीन प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहती हैं तो उनको उस तरह से प्रोपोर्शनेट शेयर दिया जाए जिस तरह से उनकी आबादी में शेयर है। जी बिल्कुल। तुम्हारा क्या नाम है, किसने बोला? सर ये वर्क एक्सपीरियंस भी डिस्क्रिमिनेशन में आएगा? कैसे, समझाइए। जी बिल्कुल। आप जैसे सर जो एड्स होते हैं जॉब पोस्ट पे, वो कहते हैं नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उस जॉब की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये प्रूव कर सकेंगे उस डिस्क्रिप्शन इस तरह से बयान किया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी के रिज्यूमे पे फिट आता है, देन इट इज डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के चीफ रेटिंग पोजीशन पे इसी तरह आता है कि बस नाम नहीं छापते, बाकी पूरा उसका रिज्यूमे छाप देते हैं। ठीक है, जैसे PIA के जॉब एडवर्टीजमेंट में आया था कि और डिफरेंट भी चीज़ें थी, उसमें ये भी था एक्सपर्टीज इन वारफेयर। PIA की जॉब के लिए वारफेयर स्ट्रेटेजी की एक्सपर्टीज का क्या ताल्लुक है? इसलिए कि वो जो एयर वाइस मार्शल है उनको फिट करना था, उन्होंने वारफेयर एक्सपर्टीज में कमांड कोर्स किया था। कमांडर स्टाफ कोर्स होता है ना जो कमांडर लेवल पे करते हैं, वो उन्होंने किया हुआ था। ये ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेशन था। तो ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन में आती हैं, यस, अगर आप उसको इस तरह से डिफाइन करें। ये किसने बताया था? मी रीजंस फॉर डिमांड्स एंड कंस्ट्रेंट्स, किसने एक्सप्लेन किया था? मुसद्दिक ने सर। मुसद्दिक गायब हो गया यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो यार नबी? जी सर। गाड़ी चला रहे हो क्या? नहीं सर। बड़ी आवाजें आ रही हैं सर, वो बाहर ट्रैफिक हो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, जल्दी जल्दी बताओ यार। सेकंड सर, एक्सपेंड द रेंज ऑफ चॉइसेस। का क्या मतलब है? मतलब जो चॉइसेस को है उसका जो दायरा कार है उसे जितना पॉसिबल हो सके बढ़ाना, चॉइसेस को ज़्यादा से ज़्यादा करना। मतलब मिसाल के तौर पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डीजल जनरेटर है और 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आपको पता है कि मुझे जिस वक्त डीजल जनरेटर की रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी बुकड है, तो अगर आपके चॉइस बड़े हुए हैं कि आप रेंट पे भी ले सकते हैं या आपके रिलेशनशिप अच्छे किसी दूसरे यूनिट से आप लोन पे भी ले सकते हैं, तो ये आपने चॉइसेस को एक्सपैंड कर दिया। जैसे गुल अहमद ने पूरा अपनी प्रोडक्शन बुक की हुई है एक फॉरेन ब्रांड के लिए। अब अगर उनकी डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, किसी और दूसरी कंपनी को कराची में आउटसोर्स कर देते हैं कि इतना प्रोडक्ट का पोर्शन तुम बनाओ, क्वालिटी मॉनिटरिंग हम करेंगे। तो चॉइस बढ़ने की वजह से एक्सटेंडेड डिमांड भी पूरी कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भी डिमांड पूरी कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ तो लोग रखते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, कुछ लोगों को आप उस वक्त लेकर के आते हैं जो कि जब काम बढ़ रहा होता है तो आप उन मजदूरों को लेकर आते हैं और वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़ होते हैं। इससे आपकी चॉइस बढ़ जाती है, आप जब चाहे लोग कम कर लें प्रोजेक्ट में, जब चाहे ज़्यादा कर लें, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। जी अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है डिटरमिन व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। जी बिल्कुल। इसमें ये है कि आप अपना लाइन ऑफ एक्शन डिफाइन करते हैं कि आपको अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनको किस तरह से लेके चलना है, क्या आपके गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर ईयर के ऊपर ना GSF होता है, गोल सेटिंग फॉर्म, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमसे मांगती है कि आपके क्या गोल्स हैं नेक्स्ट ईयर के, आप किस तरह लेके चलना चाहते हैं चीज़ों को। जी बिल्कुल। और आप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में आपका रोल क्या है, आपने खुद उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे डिफाइन किया हुआ है, और आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप किस तरह से परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। जी ये तो आसान है यार, ये तो तुम लोग। सर इसमें एक्चुअली कह रहा है एनालाइज हाउ टू यूज योर टाइम, तो इसमें एक्चुअली प्रोएक्टिव सोच जो है उसको ये मोटिवेट कर रहा है कि आपको पहले से ही सोचना चाहिए टाइम कैसे आप मैनेज करें, और आपको डिफरेंट
पहले ही जो डेटा हो आपको, उनसे आप टाइम लॉग बनाएं कि आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो कितनी टाइम कंज्यूमिंग है, तो वैसे आप उन चीज़ों को प्लान करें जैसे आपका टाइम का आप मैक्सिमम यूज़